डालो, हेडिंग डालो, खतरे के नए स्रोत, है ना। क्या है? नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र, खतरे के नए स्रोत। ठीक, खतरे के नए स्रोतों में सबसे पहले क्या है? नहीं, पहले इनको तुम सारे जो 6 नए खतरे के स्रोत हैं उनको लिख लो, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा उनमें से लिखवा देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। क्या है? ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। दूसरा है मानवाधिकारों का हनन। कमिन। मानवाधिकारों का हनन। तीसरा है वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता। फोर्थ है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता। फिफ्थ है आप्रवासी शरणार्थी। आप्रवासी शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की समस्या। की समस्या। ठीक, 6 है महामारियां। 6 क्या है? ठीक, ऐसा इससे तुम्हारा मतलब ऊपर एक नोट्स में ये चीज़ें होंगी ऊपर की साइड। तो मान लीजिए 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया, ये खतरे के नए स्रोत के बारे में आप बताइए। तो आप ये 6 की 6 हेडिंग ऐसे भी लिख दोगे, अगर ये याद रहें आपको तो आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। ठीक, मान लो जैसे ऊपर ऊपर जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया, ये याद रहे तुम्हें ऐसे। मान लो थोड़ा लॉन्ग में आ रहा है तो इसमें आप डिस्क्राइब इसको कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसमें हेडिंग डालो आप नीचे, पहली वाली अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। कशिश वर्मा, आई बात समझ में? मतलब जैसे हम ये डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम खतरे के नए स्रोत, इससे समझ क्या रहे हो तुम? मतलब जैसे पहले जो खतरे थे वो पहले तो परंपरागत खतरे हो गए, फिर अपारंपरिक खतरे हो गए। ठीक, और ये कैसे हो गए? नए स्रोत। ये एक तरह से अपारंपरिक खतरों में भी हैं। अगर हम खतरों की बात करें तो ये किस में रख सकते हैं हम? अपारंपरिक खतरों में। परंपरागत खतरों में क्या है? बताओ, ऐसा बताओ। ऐसा बिना रिवीजन के बात बनेगी नहीं। रिवीजन करो डेली। बैठो, बताओ कितनी गलत बात है। फिर आज तुम बताओ। यही कमान संभालेंगे अब, खुशबू और विनीता। ये तो आई नहीं थी। हाँ, अरे परंपरागत में ये बताया था हमने कि परंपरागत खतरों में किसी भी देश को अपने पड़ोसी देशों या किसी ताकतवर देश से सुरक्षा का खतरा होता है। परंपरा से चल रही है चीज़ें, मतलब हमेशा जो कोई भी राज्य रहा है, कोई भी स्टेट रहा है,
पड़ोसी देशों से हमेशा उसको खतरा रहा है। जब राजशाही थी तब भी राजा एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे। जो शक्तिशाली राजा होता था, है ना, तो वो दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए। परंपरा का मतलब है जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं, है ना। जैसे पर्दा प्रथा है, परंपरा है हमारी, पहले से चली आ रही है। हम त्योहारों का उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये हमारी क्या है, परंपरा है। मतलब जितने भी त्यौहार हैं, होली, दिवाली, ईद, भाई दूज, रक्षाबंधन, रावण, हमारी क्या है, ये परंपरा है। ठीक है, यानी कि परंपरा का मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं। समझ रहे हो। तो पहले ये परंपरा से मतलब पहले से ये खतरा चला आ रहा है, पहले से ये खतरा चला आ रहा है। ठीक, पहले भी खतरा था, आज भी खतरा है पड़ोसी देशों से। आज भी या तो इतनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हो तुम्हारी पड़ोसी से कि भाई चलो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना हमेशा खतरा बना रहता है। ठीक, जैसे भारत को अपने पड़ोसी देशों से है। आगे बात समझ में। अपरंपरागत कौन से हैं, जिनकी जो कुछ 100 मतलब 50-100 सालों में उभर कर हमारे सामने आए हैं। अपरंपरागत मतलब परंपरा से नहीं थे, अभी 50-100 सालों में हमें वो समस्याएं देखने को मिली हैं। समझे, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पहले नहीं था, है ना। मानवाधिकार है, ठीक है, मानवाधिकारों का मतलब पहले डिमांड भी नहीं करते थे, जैसे चल रहा था वैसे था। ठीक, वैश्विक निर्धनता, ये सारी मतलब, और जो महामारियां हैं, बहुत सारी महामारियां हैं वो अभी आई हैं, पहले नहीं थी। इस तरीके से जो अभी 50-100 सालों में हमें समस्याएं देखने को मिली हैं, वो किस में रख सकते हैं हम, अपरंपरागत खतरे के स्रोतों में। बाढ़ आ गई, है ना, इस तरीके से। समझ गए। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, मतलब शुरू से डालो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। थोड़ा थोड़ा सा इसमें 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख लेते हैं। लिखो, ठीक, इसमें लिखो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में लिखो, आतंकवाद का आशय, आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर और बिना किसी बात के, जो जानबूझकर और बिना किसी बात के नागरिकों को अपना, जानबूझकर और बिना किसी बात के नागरिकों को अपना निशाना बनाता है, नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंक जानबूझकर नागरिकों को अपना निशाना बनाता है, जानबूझकर नागरिकों को अपना निशाना बनाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज़्यादा देशों में व्याप्त है। ठीक, नेक्स्ट लिखो, आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण हैं, आतंकवाद के चिर परिचित आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण हैं, चिर परिचित उदाहरण हैं विमान अपहरण, विमान अपहरण अथवा भीड़ भरी जगहों अथवा भीड़ भरी जगहों, भीड़ भरी जगहों जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी ही अन्य जगहों पर, रेलगाड़ी, होटल, बाजार या ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगाना, अन्य जगहों पर बम लगाना। है ना, थोड़ा सा और लिख लो इसमें,
सन 2001 के 11 सितंबर को, सन 2001 में ऐसे लिखो, सन 2001 में 11 सितंबर को आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था। ठीक है, सेंट लिखो, किताब में तो लिख रहा है मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस करो उससे, ऐसा लिखने से। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया, किताब में लिख रहा है मुझे पता है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार लिख के, एक बार अपना लिखा हुआ पढ़ने पर याद हो जाता है जल्दी। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल्स तो तुम दुनिया भर के दे सकते हो, है ना, भारत के भी एग्जाम्पल दे सकते हो या और दूसरे भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, मानवाधिकारों का हनन, दूसरी हेडिंग क्या है, मानवाधिकारों का हनन। तेजी से चलाया करो हाथ। मानवाधिकारों का हनन, इसमें मैंने लिखवा दिया था कल, है ना, चलो दोबारा लिख लो। ठीक है, मानवाधिकारों का हनन। कल कौन कौन नहीं आए थे? सुनो, मानवाधिकारों का हनन, इसमें लिख लो, मानवाधिकारों को 3 कोटि में रखा गया है। मानवाधिकारों को 3 कोटि में रखा गया है। ठीक है, मानवाधिकारों को 3 कोटि में रखा गया है। नंबर 1, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, है ना। राजनीतिक अधिकारों में क्या है, अभिव्यक्ति और सभा करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और सभा करने, कैसे भी लिख लो तुम, की स्वतंत्रता। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक अधिकार, दूसरा आर्थिक और सामाजिक अधिकार। ठीक है, और तीसरा क्या है, जातीय और मूल निवासी, जातीय और मूल निवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार, के अधिकार। ठीक, मतलब ये जो अधिकार हैं, मतलब व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिलने चाहिए, और जातीय और मूल निवासी अल्पसंख्यक हैं किसी भी देश के, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। जैसे भारत की संविधान की प्रस्तावना में भी आपने पढ़ा है कि हम भारत के नागरिकों को क्या देते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता। 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है ना। कौन कौन सी 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले कौन सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, सामाजिक, मतलब समाज में भेदभाव ना हो, समाज में भेदभाव ना हो। अगर जिस समाज में ज़्यादा भेदभाव होगा वो तरक्की नहीं करेगा। जैसे हमारे यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर बहुत ज़्यादा असमानता है। भारत में जाति और धर्म के आधार पर क्या है, बहुत ज़्यादा असमानता है। ठीक, इसलिए फिर आर्थिक समानता होनी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा अमीरी गरीबी ना हो, सब ज़्यादातर इनकम सही हो। ठीक है, और फिर राजनीतिक अधिकार। यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर। बबीता, कौन कौन से अधिकार होने चाहिए बताओ जरा, खड़ी हो जाओ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से अधिकार दिए गए हैं, लाइन से बताओ। बैठ जाओ। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो,
नेक्स्ट क्या है, वैश्विक निर्धनता। क्या है, वैश्विक निर्धनता। ठीक है, वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता के जो कारण हैं, अगर सब पॉइंट इसमें हम बना के देखें तो सबसे बड़ा कारण है निर्धनता का जनसंख्या वृद्धि। सबसे बड़ा कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, मतलब मैंने बताया था 21वीं सदी में, जो आज से 25 साल बाद मिड में, तो जो वर्ल्ड की, विश्व की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 1000 करोड़। अब भारत की, आप इतनी, भारत की जो पॉपुलेशन है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप ये हिसाब किताब लगा लो। ठीक, हमारे पास वर्ल्ड का कितने परसेंट ज़मीन है, 2.4%, मतलब 100% में से हमारे पास ज़मीन कितनी है, 2.4%। समझ रहे हो ना इस बात को, 100 में से कितनी है, 4% है ना। और पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की नंबर 1, पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की नंबर 1। और हमारे जो नेता हैं वो और कहते हैं कि जी और बच्चे पैदा करो, और बच्चे पैदा करो, है ना, जनसंख्या बढ़ाओ, मतलब कंट्रोल, है ना, जनसंख्या नियंत्रण बिल तो ला नहीं रहे हैं, ऊपर से ये और कहते जा रहे हैं। ठीक, दूसरा सब पॉइंट इसमें जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि हो गया। संसाधनों का असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण। संसाधनों के असमान वितरण से ये तात्पर्य है कि जो, मतलब एक तरह से जिनके पास पैसा है उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। भारत का जो पैसा है वो केवल 5% लोगों पर है। भारत एक अमीर देश है लेकिन वहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, है ना, मतलब जो ज़्यादातर 90% पैसा है वो किसके पास है, 5% लोगों के, और फिर 10%, मतलब 10, और बाकी पे बहुत थोड़ा थोड़ा है ना। अगर वो सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अब तुम ये लगा लो, अनिल अंबानी, क्या नाम था उसका अभी जो शादी हुई थी, अनंत अंबानी, कितने खर्च हुए थे, 5000 करोड़, 5000 करोड़। तो अगर इंडिया की पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो तो लगभग हर व्यक्ति के हिस्से में 350 करोड़ आ जाए, है ना। बबीता तो तुरंत जाती, फिर नो चलो आज एक गाड़ी निकलवाओ, अच्छे से कपड़े पे बेहतरीन 10-10, 15-15 हज़ार वाली ड्रेस है, और फिर ये कहती चलो तुम्हें दिलवाती हूँ मैं, चलो सारे क्लास के बच्चों को ले जाती, फिर चलो मैं तुम्हें भी दिलवाती हूँ आज रोज पार्टी है। ठीक है, तो हाँ, बबीता कहती चलो सर आप भी चलो, आप भी कहाँ हैं। तो ये प्रॉब्लम, मतलब संसाधनों का असमान वितरण है। ठीक, और चलो यही बहुत है ना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में लिख दो, समझ ऐसा, और तो बहुत सारे सब पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, समझ हैं। अच्छा, बेरोजगारी, बेरोजगारी है ना, और व्यावसायिक शिक्षा की कमी, है ना। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्किल्ड नहीं बनाती लोगों को, हमारे यहाँ की जो शिक्षा है वो लोगों को स्किल्ड नहीं बनाती। मतलब आप इंटर तक तो फिर भी थोड़ी अच्छी पढ़ाई हो जाती है, लेकिन आप डिग्री कॉलेजों का हाल देख लो, मतलब ना तो वहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं, मतलब कॉलेज जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ पर जो टीचर्स रखे जाते हैं वो ऐसे, मतलब किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है। मतलब डिग्री कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनको छोड़ दें, जो प्राइवेट जितने डिग्री कॉलेज हैं वहाँ पर वही, मतलब 15-20 हज़ार 18 हज़ार के वो टीचर रखे जाते हैं, और वो मतलब कोई स्किल्ड मतलब नहीं डेवलप करवाते, ना बच्चों में कर पाते हैं, ना इस तरीके से प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है। ठीक,
व्यावसायिक शिक्षा की कमी है, जैसे चाइना है, ये दक्षिण कोरिया है, जापान है, ये बच्चों को शुरू से स्किल्ड बनाते हैं कि हाँ भाई आपको ये करना है, एजुकेशन वैसे भी देते हैं और स्किल्ड भी बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो ग्रोथ कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की कमी है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो, आर्थिक असमानता है ना, आर्थिक असमानता। है ना, ऐसे लिख लो, वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता व्याप्त है, वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता व्याप्त है, और आर्थिक असमानता व्याप्त है, और आर्थिक असमानता उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा आर्थिक असमानता उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिक है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के देशों में असमानता अच्छी खासी बढ़ी है, क्या मुझे बताओ? मैंने ये बोला कि लास्ट लाइन देखो, मैंने ये बोला था वैश्विक स्तर पर आर्थिक असमानता व्याप्त है और उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में आर्थिक असमानता अधिक है, ठीक। अर्थात दक्षिणी गोलार्ध के देशों में आर्थिक असमानता अच्छी खासी बढ़ी है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अरे क्या हुआ, ये नहीं लिखा ये। अच्छा ये दक्षिणी गोलार्ध के 4 देशों के नाम बताओ, कौन बताएगा? दक्षिणी गोलार्ध के 4 या 5 देशों के नाम बताओ। हाँ, थाईलैंड सही है, सही। हाँ ये दक्षिणी। 4 अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बताओ। हाँ, हाँ मतलब जो इक्वेटर के नीचे हैं, वो क्या है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। समझ गए? ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो इसमें, ये लिख लो, दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। थप्पड़ पड़ेंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा सशस्त्र संघर्ष अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। सहारा मरुस्थल के दक्षिणवर्ती देशों में होते हैं। यह इलाका दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। देखो, जितने ज़्यादा गरीबी होगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, वो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। इसीलिए सबसे पहले प्रयास किया जाना चाहिए गरीबी मिटाने का, क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या भी जब भी आएगी, बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ेंगी, है ना।
तो मतलब गरीब होना भी एक अभिशाप है, गरीब होना भी क्या है, एक तरह से अभिशाप की तरह है। और इसलिए सरकार को और खुद को, सरकार को भी और खुद को गरीबी मिटाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट है लिखो आप्रवासी शरणार्थी, है ना। आप्रवासी शरणार्थी और आंतरिक रूप से विस्थापित, आंतरिक रूप से विस्थापित, विस्थापित क्या होता है कशिश? लोगों की समस्या। ये बताएंगे किसको स्थापित करना है? सच्ची? बताओ कौन बताएगा विस्थापित क्या होता है? हाँ हाँ, स्थापित तो हो गया जो पहले मतलब वहाँ रह रहे लोग, ठीक है। विस्थापन का मतलब है किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, मनुष्य को किसी भी वहाँ जहाँ थी वहाँ से हटाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया जाए, या खुद वो चले जाएं, है ना, मतलब अलग, वहाँ से अलग हो जाए, वहाँ से अलग हो जाए, वो होता है विस्थापन। मतलब ये हाँ यहाँ स्थित है ये टेबल और उसको यहाँ रख देना, ये हो गया इसका विस्थापन। तो लोगों की समस्या मतलब जहाँ पहले से वो रह रहे थे वो वहाँ से किसी न किसी समस्या के कारण उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, ठीक। जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था तो वहाँ के यूक्रेन के लोगों ने युद्ध के कारण अपना घर छोड़े, ठीक। तो वो हो गए विस्थापित लोग, ठीक। और कहीं पर उन्होंने शरण ली जाके, कहीं पर उन्होंने अगर शरण ली युद्ध के कारण, बाढ़ के कारण, किसी महामारी के कारण उन्होंने दूसरे देश में जाके शरण ली, तो उनको कहा जाएगा शरणार्थी। जो विस्थापित लोग हैं उनको उस देश में क्या कहा जाएगा? शरणार्थी। और आप्रवासी कौन होते हैं फिर? है ना, आप्रवासी देखो इसमें भी लिखा हुआ है जो अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, जो अपनी मर्जी से, एक वर्ड होता है प्रवासी, एक होता है आप्रवासी, है ना, एक प्रवासी और एक होता है आप्रवासी। आप्रवासी का मतलब है मैं मतलब मान लो अनुष्का है, अब अनुष्का की इंटर हो गई, है ना, इंटर होने के बाद में अनुष्का को लग रहा है कि एजुकेशन इंडिया में मुझे अच्छी नहीं मिलेगी, अब मैं कहाँ जा रही हूँ? अमेरिका पढ़ने जा रही हूँ, अमेरिका या इंग्लैंड, ठीक है। तो इन्होंने अपने स्वदेश, या मान लीजिए कि काम करने के लिए दुबई चले गए या किसी अमेरिकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में चले गए, मतलब किसी भी पर्पज़ से वो अपना देश छोड़ते हों और स्वेच्छा से छोड़ते हों, तो उनको क्या कहा जाता है? आप्रवासी। हाँ, अपनी मर्जी से जो छोड़ेंगे, ठीक। तो ऐसा मतलब जो अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तो दूसरे देश में रहते हैं, उनकी भी साथ भी समस्याएं होती हैं। जैसे अमेरिका में लोग हमारे यहाँ के रहते हैं तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं घृणा की दृष्टि से देखते हैं कि दूसरे देश के आके लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा हक मार रहे हैं, है ना, इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के जो वर्कर्स होते हैं वो साउथ इंडिया के जो स्टेट होते हैं उनमें काम करने के लिए जाते हैं, महाराष्ट्र में काम करने के लिए, मतलब ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं वो कहाँ के होते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार के। मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो अपनी कमाई करने के लिए वो साउथ इंडिया के स्टेट जो हैं उनमें जाते हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, या
है ना। तो वहाँ के लोग वहाँ पर भी क्लैश हो जाता है, वहाँ पर भी उनमें क्या होता है, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कभी कभी कि उनको मार मार के कभी कभी भगाया जाता है कि तुम क्यों आते हो यहाँ। तो वो भी एक समस्या है। ऐसी समस्या दूसरे देशों में भी हो जाती है इस तरीके से, समझिए। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई सच में? हाँ? आ गई तो लिख लो थोड़ा सा इसमें। ऐसे लिखो, बेहतर जीवन की तलाश में, ऐसे लिखो बेहतर जीवन खासकर, ऐसे लिखो बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में, बेहतर जीवन खासकर आर्थिक अवसरों की तलाश में लोग उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। लोग उत्तरी गोलार्ध के देशों में प्रवास कर रहे हैं। ठीक, प्रवास कर रहे हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद खड़ा हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद खड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ है। चलो इतना ही रहने देते हैं फिर। आज ये चैप्टर खत्म करना है ना? नहीं, मेरा 10th में है, मैं वरना ले लेता हूँ। तुम्हें मालूम है वीडियो में लो